प्रकाश पासवान जी, आप और आपकी पार्टी इतने आतुर क्यों है राहुल गांधी को अमेठी से ही चुनाव लड़वाने में? नहीं, देखिए अंजना जी, सबसे पहले तो हमें कुछ बातें समझने की आवश्यकता है कि आखिरकार आपने भी अपने प्रारंभिक प्रबोधन में बहुत अच्छी बात कही कि ये इनकी पारिवारिक सीट रही है। कोई भी सीट पारिवारिक सीट कैसे हो जाती है? देश के 140 करोड़ लोगों का अधिकार है सारी की सारी 543 सीटों पर लड़ने का, लेकिन कोई सीट को, बहुत सारे अंग्रेजी कमेंटेटर कहते थे पॉकेट बरो है, यहां एक ही परिवार का व्यक्ति जीतता है। महाराष्ट्र में एक पॉकेट बरो है, बारामती, वहां पानी पिला रखा है सभी लोगों को। लेकिन ये पॉकेट बरो का जो कॉन्सेप्ट है कि ये परिवार की सीट है, इस मानसिकता से बाहर आने की आवश्यकता है। और 2014 हो, 2019 हो अंजना जी, 2019 में हमने करके दिखाया है। अमेठी में कोई भी बुनियादी विकास राहुल गांधी जी हो, इतने लंबे समय तक कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के लोग वहां पे सांसद बनते रहे, प्रतिनिधि बनते रहे, लेकिन एक भी प्राथमिक विद्यालय नहीं। आपने क्या किया? कल कारखाना लगाया नहीं, रोजगार का साधन दिलाया नहीं। लखनऊ से अमेठी हम कहते हैं कि मात्र 2 घंटे दूर नहीं है, 200 वर्ष दूर है। 200 वर्ष दूर करके रखा है आपने अमेठी को, और उसका कारण एकमात्र यह है कि कांग्रेस पार्टी के फर्स्ट फैमिली के परिवार निरंतर वहां से सांसद चुन के आते गए। और 2019 के बाद प्रचंड बहुमत से, बिल्कुल सही कहा आपने, एक सामान्य परिवार में जन्म ली हुई महिला स्मृति ईरानी जी ने कांग्रेस के फर्स्ट फैमिली के युवराज को, कांग्रेस के शहजादे को करारी शिकस्त दी। तो इससे यह उदाहरण प्रस्तुत होता है, लोकतंत्र में हमारी आस्था, लोकतंत्र में हमारी निष्ठा स्थापित होती है कि सारी की सारी 543 सीटें, वहां से 140 करोड़ लोग चुनाव लड़ सकते हैं। कोई एक व्यक्ति का, कोई एक सीट, कोई एक परिवार का एक सीट निर्धारित नहीं हो सकता लोकतंत्र में अंजना जी। ठीक है, वैसे ये भी एक विरोधाभासी है। देखिए कि आज मैं हाजीपुर में मौजूद हूं और यहाँ पर एक ही परिवार का, जो पॉकेट बरो आप कह रहे थे, वो यहाँ पर भी वही मामला है, वो आपके एनडीए में साथी हैं। बारामती, जहाँ सुनेत्रा पवार लड़ रही हैं, अजीत पवार की पत्नी। ये सब देखिए, कहने को कई चीजें होती है, अटैक करना होता है ऑपोजिशन पर, लेकिन सब अपने गिरेबान में देखेंगे तो समझ में आता है। अब देखिए अमेठी पर आते हैं। संजय गांधी से लेकर यहाँ का एक पूरा इतिहास रहा। सुप्रिया जी, इंदिरा जी के बेटे संजय गांधी, उसके बाद से राजीव गांधी का लड़ना, सोनिया जी का लड़ना, राहुल का लड़ना। और राहुल गांधी तो 2004 में 2 दिन पहले उन्होंने पर्चा भरा था। अब मैं चाहती हूं कि इससे पहले कि कुछ भी हम लोगों को कहे, 2009 में उन्होंने आखिरी दिन पर्चा भरा था। क्या इस बार हम माने 7 दिन पहले उन्होंने 2014 में भरा था? क्या हम माने कि इस बार भी ऐसा कोई सरप्राइज हो सकता है? लेकिन ये हेजिटेशन क्यों है उनके कैंडिडेचर को अनाउंस करने? ऐसी तमाम सीट है जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने अभी तक अपना कैंडिडेट नहीं घोषित किया है। उसमें से कैसरगंज है, बृजभूषण शरण सिंह वाली सीट। हेजिटेशन क्यों है? हेजिटेशन की बात नहीं है। राहुल गांधी जी वायनाड से सांसद है, वो दोबारा से वायनाड के उम्मीदवार बने, वहां पर वोटिंग खत्म हो गई है। पार्टी का आला कमान, हमारे अध्यक्ष को ये ऑथराइज किया गया है, जो सीईसी है और जो स्क्रीनिंग कमेटी यूपी की है वो डिसाइड करेंगे। जो अध्यक्ष डिसाइड करेंगे उसका पालन हम सब करेंगे। अगर राहुल जी को अध्यक्ष डिसाइड करते हैं लड़ाना तो वो उसका पालन करेंगे, अन्यथा कोई और लड़ेगा। यहां पर एक बात बड़ी पते की कही गई कि कोई पॉकेट बरोज नहीं होते हैं, कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है। मैं इसकी शुक्रगुजार हूं कि ये बात कही गई। राहुल गांधी के अंदर ये दमखम है कि वो विंध्याचल के ऊपर भी 3 बार 4 बार सांसद बन सकते हैं और विंध्याचल के नीचे भी जाकर इलेक्ट होकर आ सकते हैं। मैं दावे के साथ और सीना ठोक के पूछती हूं, नरेंद्र मोदी जी के अंदर ये संशय क्यों है? क्या कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा की एक भी सीट से, महाराष्ट्र से मोदी जी चुनाव लड़ सकते हैं? क्या इतनी हिम्मत है मोदी जी की? एक ये सवाल मैं पूछना चाहती हूं। और सवाल एक जरूर पूछना चाहती हूं, इधर उधर रट कर आ जाने से ना अमेठी के विकास की पिक्चर बदल जाएगी, ना स्मृति ईरानी का ट्रैक रिकॉर्ड बदल जाएगा। कल इन्हीं के सांसद, दलित सांसद जो अमेठी से विधायक हैं, उन्होंने कहा हिस्ट्री शीटर्स के साथ अंदर गई हैं, हमें अंदर नहीं ले गई। ये बात इन्हीं के विधायक कह रहे हैं, ये हमारे मुंह से तो आई नहीं है। छोड़िए इन बातों को। आपकी जानकारी के लिए मैं बिल्कुल बता दूं, आपके यहां से लिखित आया था कि अमित शाह के फेक न्यूज वाले बयान पर शो है। मैंने कर्नाटका में इसीलिए स्वीकृति दी शो करने की, क्योंकि कुछ बखिया उधेड़ दी बीजेपी की जरूरी है। मैं एक चीज आज जरूर डिस्कस करना चाहती हूं और हम इस पर बिल्कुल शो करेंगे। आप इस पर कर रही हैं, मैं इस पर बिल्कुल शो करने को तैयार हूं। ये प्रज्वल रेवन्ना है। मैं इस समय कर्नाटका के हुबली में हूं। ये हासन से जेडीएस का सांसद है
और इस बार ये नरेंद्र मोदी की बीजेपी का और जेडीएस के संयुक्त उम्मीदवार हैं। 14 अप्रैल की यह तस्वीर है जहां पर प्रधानमंत्री मोदी इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, इसकी स्पीड थपथपा रहे हैं, इसके नाम पर वोट मांग रहे हैं। उस समय उनको पता था कि इसके हजारों 2998 वीडियो हैं जहां पर इसने औरतों का शोषण किया है, उनके साथ बलात्कार किया है, उनके साथ जोर जबरदस्ती की है। उनको पता था, अमित शाह को पता था, नड्डा जी को पता था। उसके बाद भी इस व्यक्ति को उम्मीदवार बनाया गया। और अंतिम बात कहकर अपनी बात जरूर खत्म करती हूं, यह व्यक्ति देश छोड़कर भाग जाता है जब एसआईटी का गठन होता है। अमित शाह जी अभी हफ्ते 10 दिन पहले बता रहे थे कि प्रियंका जी विदेश गई हैं। 2 दिन के लिए वो बिल्कुल अपनी बेटी से मिलने गई थी, उसका कॉलेज में फंक्शन था, बिल्कुल गई थी। उनको प्रियंका जी के आवागमन का सब पता है। ये राक्षस और दरिंदा देश छोड़कर चला जाता है, प्रधानमंत्री सब जानते बूझते हुए इसको अपना साझा उम्मीदवार बनाते हैं और अमित शाह चुप रहते हैं। यह है असलियत भारतीय जनता पार्टी की, ये असलियत है। इस पर अगर हिम्मत है तो भारतीय जनता पार्टी 2 शब्द बोलकर दिखाए। अंजना जी मैं विषयांतर नहीं होना चाहता था, लेकिन अब चूंकि विषय आ गया है तो बोलना मेरी मजबूरी है। अंजना जी, ये लाल सिंह जी हैं। ये वही व्यक्ति हैं जो 8 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होता उस व्यक्ति के साथ खड़े थे। प्रियंका गांधी जी इनके साथ खड़ी हैं, कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार हैं। मेवाराम जी कांग्रेस पार्टी के मंत्री, उनका वीडियो आया था। शांतिलाल धारीवाल कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ मंत्री। राजस्थान मर्दों का प्रदेश है। अंजना जी मैं पुनः बोलना चाहता हूं, हमारी माताओं और बहनों की अस्मिता और उनकी इज्जत ये वॉट अबाउटरी का विषय नहीं हो सकता है। रेवन्ना के विषय में मैं कह सकता हूं कि वो जहां कहीं भी हो उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं सुप्रिया जी को चुनौती देता हूं कि क्या कांग्रेस पार्टी की आधिकारिक प्रवक्ता होने के नाते वो कहेंगी कि लाल सिंह जी जो उम्मीदवार है उन पर कार्रवाई होनी चाहिए? क्या वो कहेंगी? नहीं कहेंगी, क्योंकि सुप्रिया जी वही हैं जिनके अकाउंट से गलती से ट्वीट हो जाता है कंगना रनावत के बारे में, जो मंडी से हमारी उम्मीदवार है, एक सेल्फ मेड महिला है, उनके बारे में गलती से ट्वीट हो जाता है, अकाउंट हैक हो जाता है। जिनकी मानसिकता हैक हो रखी है अंजना जी, उनके विषय में हम क्या बोले? दलित समाज से आने वाली कांग्रेस पार्टी की एमएलए इमरती देवी के बारे में क्या बोला था आपके वरिष्ठ नेता ने? आइटम गर्ल बोला था, टेंचमाल बोला था। अंजना जी हम पुनः बोलना चाहते हैं, आप इस वक्त बिहार में हैं, आप माता जानकी की भूमि में हैं, और माता जानकी की भूमि में माता बहनों की अस्मिता को वोट अबाउटरी का विषय बनाना बंद करिए। हम चाहें तो आपको राजस्थान के ऐसे अनोखे उदाहरण दे सकते हैं, लेकिन इस प्रकार से पॉलिटिक्स का विषय नहीं है। हर एक माता, हर एक बहन का इज्जत और अस्मिता होता है, और आपके प्रकार से राहुल गांधी जी हाथरस जरूर जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल के संदेशखाली नहीं जाएंगे। संदेशखाली में जहां पे दलित आदिवासी महिलाओं का संस्थागत रेप हो रहा है, टॉर्चर हो रहा है, उस पर आप कुछ नहीं बोलिएगा। वोट अबाउटरी का विषय नहीं है अंजना जी। अंजना जी अब मैं बोल लूं? संदेश खाली पे वो आपसे पूछ रहे हैं सुप्रिया जी कि यहाँ पर तो बोल रहे हैं, वहां पर संदेश खाली पर क्यों चुप रह गए? तब ऐसी फोटो निकालकर सुप्रिया जी ने क्यों नहीं दिखाई? मैं उस पर जरूर बोलूंगी, और मैं सारे मूर्धन्य पत्रकारों से भी पूछूंगी। 48 घंटे हो गए इस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए, इस पर शो नहीं हुआ, इस पर बहस नहीं हुई। इस दरिंदे, इस राक्षस को संरक्षण देने पे, उम्मीदवार बनाने पे, मंच साझा करने पर, प्रोत्साहन देने पे कोई ट्वीट, कोई बहस नहीं आई। लेकिन यहां पर एक बात कही गई, बीच में मत बोलिए नहीं तो मैं आपको अगली बार बोलने नहीं दूंगी। आपने अपने टर्न में बोला, अब मुझे बोलने दीजिए। शांत रहिए, बात सुनिए, बात सुननी भी जरूरी है, थोड़ा सुनना सीखिए इस देश में। मैं यहां पर एक बात बोलना चाहती हूं। आज अमित शाह ने अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका फेक वीडियो चल रहा है। अमित शाह की बात अगर सही है तो बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, इस व्यक्ति ने जो अभी अभी फेक न्यूज फैलाई उसका क्या होगा? मैं आपके खिलाफ एफआईआर करूं? मेरे किसी ट्विटर अकाउंट से कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था, आपने भ्रमित करने वाली बात बोली। मेरे ट्विटर अकाउंट से कुछ भी ट्वीट नहीं हुआ था, आप अभी माफी मांगिए, नहीं तो आपके ऊपर मैं फेक न्यूज फैलाने का केस करूंगी। मेरे इंस्टाग्राम से जरूर हुआ था, मैंने उसका क्लैरिफिकेशन दिया,
पुलिस को बताया, पुलिस ने केस आगे नहीं बढ़ाया। यह असलियत है। आपने किस हैसियत से और किस हिम्मत से झूठ बोला मेरे ट्विटर अकाउंट के बारे में, जिसका एक्सेस सिर्फ और सिर्फ मेरे पास है? आपने फेक न्यूज फैलाई। असलियत यह है कि इस देश का प्रधानमंत्री पिछले 12-15 दिन से लगातार फेक न्यूज फैला रहे हैं। वो हमारे मैनिफेस्टो के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो औरतों के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं, वो हमारी सारी नीतियों के बारे में फेक न्यूज फैला रहे हैं। अमित शाह तो कहते थे उनका ऐसा नेटवर्क है कि 1 घंटे में न्यूज फैला देते हैं। अमित शाह की पार्टी के जो आईटी सेल के अध्यक्ष है, जो एक्चुअली सबसे बड़ी दुनिया का प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज फैक्ट्री चलाते हैं, उनको ट्विटर ने, उनको फेसबुक ने तमामों बार मैनिपुलेटेड मीडिया चलाने के लिए पकड़ा है। इंडिया में जब मैनिपुलेटेड मीडिया आया, पहला उन्होंने चलाया। असलियत यह है कि आपका आर्म है लल्लन टॉप, और लल्लन टॉप ने प्रधानमंत्री के गलत बयान का फैक्ट चेक किया कि मनमोहन सिंह जी ने कभी नहीं कहा था कि माइनॉरिटीज का हक है। असलियत यह है कि हफ्ते भर पहले सारे भाजपा के नेताओं ने राहुल गांधी जी का कटा छटा बयान चलाया, जिसमें वो दलित, आदिवासी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, उसको उड़ा दिया गया। असलियत यह है कि आपकी फेक न्यूज फैक्ट्री और प्रोपेगेंडा सेल ने लाखों करोड़ों रुपए खर्चा किए उनकी रेप्यूटेशन को खत्म करने के लिए, लेकिन साच को जवाब इसका दे दीजिए। गुरुप्रकाश जी, एक छोटा सा जवाब दीजिए। मंत्री, आपके सांसद झूठ बोलते हुए पाए जाते हैं। अंजना जी, प्रधानमंत्री झूठ बोल अंजना रहे जी, हैं। जवाब गुरुप्रकाश जी, फिर मलुक जी और की बात की गई, एक एडिटेड गुरुप्रकाश अंजना जी एक एडिटेड वीडियो की बात की गई है। देखिए, कांग्रेस पार्टी की कायरता देखिए। देश के माननीय गृह मंत्री जी का एक एडिटेड वीडियो चलाती है और तेलंगाना की ऑफिशियल ट्विटर हैंडल उसको ट्वीट करती है, और डर के कारण, कायरता के कारण उनको इस ट्वीट को डिलीट करना पड़ा। मैं तो आभारी हूं सुप्रिया जी का कि उन्होंने इस ट्वीट का जिक्र किया, इस वीडियो का जिक्र किया। मैं तो बोलना चाहता हूं कि SC, ST, OBC कांग्रेस पार्टी के असलियत से परिचित हैं। राहुल गांधी जी के परदादा जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि मैं आरक्षण का घोषित रूप से विरोधी हूं। 1961 की चिट्ठी पढ़ लीजिएगा जो उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री को लिखा था। राहुल गांधी जी के पिताजी राजीव गांधी कहते थे कि जातिगत जनगणना होगी, मंडल कमीशन आएगा तो कास्ट वॉर हो जाएगा। आपने तो अपने OBC अध्यक्ष सीताराम केसरी जी तक को अपमानित किया। इस पुस्तक को पढ़ लीजिएगा। बाबू जगजीवन राम ने कहा है कि इस देश का प्रधानमंत्री दलित नहीं हो सकता है। अब सुनिए शांति से, आप कह रही थी तो आप लगातार बोल रही थी, आपकी पार्टी ने दलित को कभी प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया। इस पुस्तक को देख लीजिएगा, बाबू कहना पड़ा था। अंजना जी, सब लोग अपनी अपनी बारी में, अपनी बारी में आवाज नीचे कीजिए, पूरा करने दीजिए। अंजना जी, हाँ, गुरुप्रकाश जी बोलिए। ठीक है, गुरुप्रकाश, देखिए अंजना जी, बीच में ना बोले कोई किसी के। गुरुप्रकाश जी, अंजना जी, व्याकुलता समझ में आती है जब सच सामने रखते हैं ना, जब सच बोलते हैं तो इनको डर लगता है, इनको घबराहट होती है। मैं तो बस इतिहास गिना रहा हूं उनको। 1961 में कांग्रेस पार्टी जिनकी विचारधारा से प्रभावित होती है, जवाहरलाल नेहरू जी, वो 1961 में चिट्ठी लिखते हैं मुख्यमंत्रियों को कि आरक्षण से सेकेंड रेट सिटीजन आ रहे हैं। क्या आपके लिए दलित, OBC और आदिवासी सेकेंड रेट सिटीजन है? क्या हम लोग आपके लिए सेकेंड रेट सिटीजन है? आपके पिताजी राजीव गांधी जी ने जातिगत आधार पर मिलने वाले आरक्षण का विरोध किया था। आपने सीताराम केसरी जी को अपमानित किया था। आपने बाबा साहब अम्बेडकर को अपमानित किया था। बाबू जगजीवन राम देश में प्रधानमंत्री नहीं बने, आपने यह सुनिश्चित किया था। इसीलिए मुझे लगता है कि लगातार कांग्रेस पार्टी की घोर सामंतवादी मानसिकता जो कांग्रेस पार्टी की है, दलित विरोधी मानसिकता, मैं चुनौती देता हूं सुप्रिया जी आपको, कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता आए और SC, ST, OBC के विषय पे बहस करे और आप मुझे बताइए कि हमारे बीजेपी या RSK से किसी ऐसे नेता ने कहा हो कि आरक्षण समाप्त होना चाहिए। भ्रम फैलाना बंद करिए, भ्रामक वीडियो बनाना बंद करिए। आप लोग, देश का SC, ST, OBC आपको पहचान चुका है। देश के इतिहास में पहली बार संविधान के सर्वोच्च स्थान पे आदिवासी की बेटी बैठी थी। आपके नेता अधीर रंजन चौधरी ने क्या बोला था? कांग्रेस हैंडल से गृह मंत्री के फेक वीडियो को ट्वीट करने का आरोप, इस पर जवाब लेते हैं मिस्टर पासवान। एक सेकेंड सुप्रिया जी, तेलंगाना कांग्रेस के हैंडल से फर्जी फेक वीडियो ट्वीट होने का आरोप को लगा रहे हैं और फिर बाद में उसे डिलीट किया गया है। सुप्रिया जी, क्या वाकई फेक वीडियोस पर उनको प्रमोट कर रही है कांग्रेस पार्टी? गंभीर आरोप। अंजना जी, सूप तो सूप, बोले छलनी जिसमें 72 छेद। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जिस पद पर पहुंचे हैं, प्रोपेगेंडा
और फेक न्यूज के मलबे पर खड़े होकर पहुंचे हैं। असलियत यह है कि भाजपा दुनिया की सबसे बड़ी फेक न्यूज फैक्ट्री चलाती है। असलियत यह है कि प्रधानमंत्री लगातार झूठ बोलते हैं, आज भी हमारे मैनिफेस्टो पर 15 दिन से झूठ बोल रहे हैं। असलियत यह है कि बीजेपी के नेता और सांसद पकड़े जाते हैं झूठ बोलते हुए, चाहे वो कन्हैया लाल का झूठ हो, चाहे वो राहुल गांधी के बारे में झूठ हो, चाहे उनकी आरती करने के बारे में झूठ हो, चाहे उनके सिग्नेचर का झूठ हो, बार बार पकड़े जाते हैं ये दुष्कर्मी। असलियत यह है आलू सोना प्रधानमंत्री बोलते हैं, ये राहुल जी के ऊपर चेपते हैं। असलियत यह है इनके नेता राहुल जी का बयान काट छाट कर चलाते हैं। मैं आपसे पूछती हूं, एक चीज वायरल हुई, हमारे एक हैंडल ने उसको चलाया, उस हैंडल ने बिल्कुल परिपक्वता दिखाते हुए उसको हटा दिया। लेकिन मैं पूछना चाहती हूं, और 4.5 मिनट बोले, मैं पूछना चाहती हूं आरक्षण पर आपकी बहस करने की बिल्कुल यहां पर कोई गुंजाइश है? मोहन भागवत 2015 में कहते हैं, ऑर्गेनाइजर और ऑब्जर्वर दोनों में कहते हैं, पंचजन्य में, कि भैया आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए, एक अराजनीतिक दल मीटिंग होनी चाहिए, एक कमेटी बननी चाहिए, आरक्षण खत्म हो जाना चाहिए। मनमोहन वैद्य 2017 में आरएसएस के बीच में मत बोलिए, 2017 में मनमोहन वैद्य, इनका भी आवाज कम करिए अंजना जी, इनकी आवाज नीचे करिए। अंजना जी इनकी आवाज नीचे करिए, जैसे आपने मेरी करने की बोला था। अंजना जी इनकी आवाज नीचे करिए। अंजना जी मैं आपसे जवाब ले लूंगी। मुझे पता रहता कि आप दोनों आज इतना उत्तेजित होकर आएंगे। सबकी आवाज नीचे कीजिए। मुझे पता रहता कि इतने उत्तेजित होकर आप लोग आएंगे, तो आज मैं बाकी दोनों मेहमान को बुलाती ही नहीं।